ओके, तो सेकंड हाफ में एक और ट्रेड आता हुआ दिखाई देगा, इस समय नहीं। तो नीरव और रत्नेश ने एक एक जगह खाली रखी है, आशीष ने इनफैक्ट तीनों खाने भर दिए हैं। चलिए अब थोड़ा सा गियर शिफ्ट करते हैं, कैस्ट्रॉल इंडिया की बात करते हैं। तीसरी तिमाही आ रही है ये कंपनी की, और यहाँ पर आय में 4% का उछाल है, लेकिन मुनाफा फ्लैट रहा है। महंगे क्रूड की मार मार्जिन पर भी पड़ी है, जिसके चलते इस पर थोड़ा दबाव बनता दिखाई दिया। हमारे साथ कंपनी के एमडी संदीप सांगवान जुड़ गए हैं। मिस्टर संदीप, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। अगर पहले सब एक बार मार्जिन पिक्चर पर और खुलासा कर सके। आई अंडरस्टैंड कि कच्चे तेल जो आपके लिए एक बड़ा रॉ मटेरियल के तौर पर काम करता है, उसमें इजाफा आया तो उसका कुछ प्रेशर देखने को मिला, लेकिन क्या वो प्रेशर थोड़ा सा अबेट हुआ है कंसिडरिंग वो $100 के लेवल से कच्चे तेल में भी थोड़ी बहुत नरमी आती हुई दिखाई दे रही है? आर थिंग्स इम्प्रूविंग? तो हर्षदा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। और सबसे पहले मैं कहूंगा कि जो तीसरा क्वार्टर था हमारे लिए वो सबसे ज्यादा कॉस्ट इनपुट वाला क्वार्टर रहा। और कॉस्ट हमारी सिर्फ कच्चे तेल से नहीं बल्कि बेस ऑयल जो एक बड़ा इनपुट मटेरियल होता है, एडिटिव स्पेशलिटी केमिकल्स हैं जो, और तीसरा फॉरेक्स। तो तीनों की मार इस क्वार्टर में सबसे ज्यादा रही। और अच्छी बात यह है कि उसके रहते हुए भी हम अपने मार्जिन काफी हद तक प्रोटेक्ट कर पाए, बिकॉज हम एक प्रीमियम ब्रांड हैं और ब्रांड पावर से हमारे को थोड़ी प्राइसिंग लेने में भी थोड़ी मदद मिलती है। जहां तक आपका सवाल है कि ये प्रेशर रहेगा, देखिए आई थिंक क्वार्टर 4 के चलते हुए थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, बिकॉज सितंबर वाज द हाईएस्ट कॉस्ट इनपुट मंथ फॉर अस। बट थोड़ी सॉफ्टनिंग चालू हुई है, बट वो मार्केट में आते आते उसमें थोड़ा और समय लगेगा अभी। ओके, आपने कहा कि आप ब्रांड मजबूत होने के चलते थोड़े से प्राइस हाइक्स ले पाए हैं, तो Q4 में भी क्या कुछ स्कोप है और प्राइस हाइक्स लेने का? एंड रफली इन Q3 कितना प्राइस हाइक आपने लिया है? सो हर्षदा, इस साल हमने ऑलमोस्ट 3 प्राइस हाइक लिए हैं। पहला लिया था मार्च में, दूसरा लिया जून में और तीसरा लिया सितंबर में। पर अभी जो हमारी प्राइस वैल्यू इक्वेशन है वो हम एक स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं, तो आगे क्या प्राइस लेंगे या नहीं लेंगे वो तो एनवायरनमेंट पे डिपेंड करेगा। बट अभी तक जितना हमें अपना कंज्यूमर्स को और कस्टमर्स को वैल्यू प्रोवाइड करनी थी, हमारी इच्छा यही रहती है कि हम कस्टमर्स को जो वैल्यू, एक सही फेयर प्राइस वैल्यू बनती है, वो प्रोवाइड करते रहें और क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देते रहें। तो फोर्थ क्वार्टर के बारे में अभी कुछ कहना बड़ा मुश्किल है कि प्राइस लेंगे या नहीं लेंगे, बट थोड़ी सॉफ्टनेस हमें मार्केट में अभी दिख रही है इनपुट मटेरियल कॉस्ट की तरह। और दूसरा कहूंगा कि जो हमारे स्ट्रेटेजिक ग्रोथ प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो कैस्ट्रॉल ऑटो सर्विस हो, जो कि आज की तारीख में हमारे करीबन 212 सेंटर बन चुके हैं 110 शहरों में, तो उस पर हम काम करते रहेंगे ताकि जो ग्रोथ प्रोफाइल है, ये टेम्परेरी मैं सोचता हूँ कि एक इन्फ्लेशनरी माहौल है, पर जैसे जैसे 23 की तरफ बढ़ेंगे तो जो स्ट्रेटेजिक ग्रोथ प्रोग्राम्स हैं वो हम सभी पर काम करते रहेंगे। संदीप जी, आपने कहा कि फॉरेक्स का भी इम्पैक्ट आया है मार्जिन्स पर। क्या क्वांटिफाई कर पाएंगे इसका कितना प्रेशर रहा एबिटा पर? बिकॉज एक तरफा वीकनेस देखने को मिल रही है टू रुपी टू द डॉलर में, एंड कुछ हेज करने की तरकीब सोची है? तो हम जितना हेज कर सकते हैं वो जरूर करते हैं। फाइनेंस टीम हमारी लगातार देखती है कि कितना हेज कर सकते हैं, अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कवर कर सकें। बट अगर आप डॉलर देखेंगे आज की तारीख में, तो करीबन अभी 82 रुपए पे है। अगले साल लोग बोल रहे हैं कि इट मे गो अप टू 83, 84। सो वी कीप एन आई ऑन दैट एंड वी टेक डिसीजन। जो प्राइसिंग डिसीजन लेते हैं वो तीनों चीजों का टोटल इम्पैक्ट देख के हम अपने डिसीजन लेते हैं, चाहे वो फॉरेक्स हो, चाहे वो बेस ऑयल हो, चाहे वो एडिटिव्स हो। पॉइंट टेकन। किस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ आपने लार्जली विटनेस की है, एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड बिजनेस अब यहां से किस तरह से इवॉल्व करेंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बड़ी लहर मार्केट में अब आपने क्लियरली विटनेस भी किया होगा, टू व्हीलर साइड पर जोर पकड़ रही है। क्या वहां पर आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी? देखिए, दो तरीके से मैं इस सवाल का जवाब देना चाहूंगा। ईवीज का जो इम्पैक्ट है वो आएगा, पर जो अपनी व्हीकल ओनरशिप इंडिया में है, जो पेनिट्रेशन है, वो अभी काफी कम है इफ आई लुक एट इट वर्सेस द डेवलप्ड कंट्रीज। तो हमारा जो मानना है कि 2035-2040 तक भी लुब्रिकेंट्स की मार्केट ग्रोथ पाथ पे रहेगी, स्पेशली ड्रिवन बाय कार्स, क्योंकि सारी डिमांड इलेक्ट्रिक व्हीकल से पूरी नहीं होगी। पर
दूसरी तरफ हमने ईवीज पे भी काम करना चालू कर दिया है। एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि हम अपने दो बड़े जो ओईएम इंडिया में ईवीज वाले, हम उनको ईवीज के लिए फ्लूइड सप्लाई करते हैं। हमारी एक ग्लोबल ब्रांड है कैस्ट्रॉल ऑन करके, जो हम लॉन्च कर चुके हैं ईवी फ्लूइड्स के लिए। और तीसरा जो आफ्टर मार्केट सेक्टर है, उसमें भी हमने अपने मैकेनिक भाइयों को ट्रेन करना चालू कर दिया। हमने सबसे पहले अभी दिल्ली में एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने 100 टू व्हीलर 4 व्हीलर मैकेनिक्स को ट्रेन किया ईवीज के बारे में कि उनकी मेंटेनेंस कैसे की जाएगी। तो दोनों तरफ प्रयास जारी रहेंगे, बट जहां तक हमारी लुब्रिकेंट्स और ईवी मार्केट है, वो इंडिया की जीडीपी अच्छा कर रही है ग्लोबल एनवायरनमेंट को देखते हुए, तो ग्रोथ अभी आएगी। मेरा एक बहुत बेसिक सवाल है संदीप जी। अब बेसिक जो साइंस हम समझते हैं कि हमारी रेगुलर गाड़ियों में एक इंटरनल कंबस्शन इंजन होता है, तो उसमें ऑयलिंग की जरूरत होती है वो फ्रिक्शन को कम करने के लिए और स्मूदन आउट करने के लिए। ईवीज जो प्राइमरीली इलेक्ट्रिक मोटर पर चलती हैं, उसमें कैस्ट्रॉल के प्रोडक्ट्स कैसे इस्तेमाल होंगे? तो उसमें हर्षिता जी ऐसा है कि दो तीन है। पहली बात तो ईवीज भी ट्रांसमिशन फ्लूइड्स लेते हैं, बिकॉज ओके। ट्रांसमिशन में फ्रिक्शन रहता है, ग्रीजेस का इस्तेमाल होता है। और जो तीसरी अभी एक कैटेगरी डेवलप हो रही है, वो कूलेंट्स की हो रही है कि उनकी बैटरी की फास्ट चार्जिंग के लिए इमर्शन कूल्ड बैटरीज की टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो रही है। तो उसमें डाइलेक्ट्रिक कूलेंट्स की जरूरत होती है कि जिसमें कैस्ट्रॉल काफी इन्वेस्ट कर रही है। तो ग्लोबली हमने अभी एक अनाउंस किया कि हम यूके में $50 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे, 50 मिलियन पाउंड की, सॉरी, 500 करोड़ के लगभग, इन थर्मल मैनेजमेंट ऑफ बैटरी सॉल्यूशंस। सो ये हमारी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट होगी। और अभी ये इकोसिस्टम सारा डेवलप हो रहा है, सभी सवालों के जवाब हर एक के पास नहीं है। तो जैसे जैसे इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है उसका, ईवीज का, हम उसमें अपना भाग जरूर अदा करेंगे, और उसमें जहां तक वैल्यू जनरेशन का सवाल है, वो अपॉर्चुनिटीज भी ढूंढेंगे। संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट कमिंग क्वार्टर के लिए भी। थैंक यू सो मच। थैंक्स हर्षिता जी। कैस्ट्रॉल इंडिया मैनेजमेंट कह रहा है कि दरअसल दबाव के बावजूद मार्जिन्स मेंटेन किए, वो एक पॉजिटिव है। और ईवी स्पेस में भी देखिए इनोवेशन तो भरपूर हो रहा है, तो इनकी कूलेंट्स दरअसल बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होते हुए दिखाई देंगे। आज वही हुआ है कि जहां पर अच्छे नतीजे हैं या फिर संभले हुए नतीजे हैं, उन स्टॉक्स में मुनाफा वसूली हो रही है, इसीलिए कैस्ट्रॉल भी करीब 2.5% नीचे। लेंगे एक ब्रेक, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।